क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पल आया है जब आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है? जब कोई दिल टूटने का दर्द, कोई बड़ी नाकामी या जिंदगी को कोई गहरी चोट आपको अंदर तक हिलाकर रख देती है। एक ऐसा पल जब आप आईने में देखते हैं और आपको वो इंसान नजर नहीं आता जिसे आप जानते थे। आपको सिर्फ एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ अक्स दिखाई देता है। अगर आप इस एहसास से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी न कभी जिंदगी के इस मोड़ पर आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम गिरते हैं या नहीं। सवाल यह है गिरने के बाद हम उठने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरर बुक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो इसी हिम्मत की कहानी है। वो एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और बेहतर बनाया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं किताब रिबिल्ड योरसेल्फ की। यह किताब उन सभी के लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, जो अपने अतीत के बोझ को उतार कर फेंक देना चाहते हैं और एक नए भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और सीखते हैं खुद को फिर से बनाने की कला। इस समरी के अंत तक आपको वो चाबियां मिलेंगी जिनसे आप अपने बंद हो चुके दरवाजों को खोल पाएंगे। भाग 1, स्वीकारोक्ति, टूटने की सच्चाई को अपनाना। किताब का सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है स्वीकार करना। लेखिका कहती हैं कि हम तब तक कुछ नया नहीं बना सकते जब तक हम यह स्वीकार ना कर लें जो पुराना था वो टूट चुका। अक्सर हम क्या करते हैं, हम दिखावा करते हैं। हम दुनिया के सामने एक मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लेते हैं और दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है। हम अपने दर्द को, अपनी नाकामी को, अपने टूटे हुए दिल को एक कालीन के नीचे छिपाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो वो शायद गायब हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि दर्द गायब नहीं होता, वो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है, एक ऐसे जख्म की तरह जिस पर मरहम लगाने की बजाय हमने पट्टी बांध दी है। वो जख्म हमारी ऊर्जा को, हमारी खुशी को और हमारे भविष्य को धीरे धीरे खत्म करता रहता है। रिबिल्ड योरसेल्फ हमें इस दिखावे से बाहर निकालने के लिए कहती है। यह हमें हिम्मत देती है कि उस दर्द का सामना करें। यह कहती है, हाँ मैं टूटा हुआ हूं, हाँ मुझसे गलती हुई थी, हाँ मेरा दिल दुखा है, हाँ मैं असफल हूं। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। कल्पना कीजिए एक इमारत की जो भूकंप से तबाह हो गई है। क्या आप उस टूटी हुई कमजोर नींव पर एक नई शानदार इमारत खड़ी कर सकते हैं? नहीं, आपको पहले उस मलबे को हटाना होगा। आपको देखना होगा कि नींव में कहां कहां दरारें हैं। आपको उस सच्चाई का सामना करना होगा कि पुरानी इमारत अब नहीं रही। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। पुनर्निर्माण का पहला कदम विध्वंस के मलबे को स्वीकार करना, अपने आप से ईमानदार होना, उन सभी भावनाओं को महसूस करना जिन्हें आप दबाते आ रहे हैं। गुस्सा, निराशा, दुख और शर्म, उन्हें बहने दीजिए। रोना आता है तो रो लीजिए। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करनी है तो कर लीजिए। जर्नल में लिखना है तो लिख लीजिए। जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं तो आप उसकी ताकत छीन लेते हैं। अब वो आप पर हावी नहीं हो सकता क्योंकि अब आप उसे नियंत्रित कर रहे होते हैं। याद रखिए, स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है लड़ाई के मैदान को समझना ताकि आप एक नई और बेहतर रणनीति बना सकें। यही पुनर्निर्माण का ग्राउंड जीरो है। भाग 2, अतीत को जाने देना, बोझ उतारने की कला। एक बार जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम टूटे हुए हैं तो अगला कदम आता है उस अतीत को जाने देना जिसने हमें तोड़ा है। लेखिका कहती हैं, हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत को एक भारी बैग की तरह अपनी पीठ पर लाद कर घूमते रहते हैं। इस बैग में पुरानी गलतियां, बुरे अनुभव, लोगों के लिए धोखे और हमारी खुद की नाकामियां भरी होती हैं। हम जहां भी जाते हैं यह बोझ हमारे साथ चलता है। यह हमें धीमा कर देता है, हमें थका देता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। रिबिल्ड योरसेल्फ हमें सिखाती है कि इस बैग को उतार फेंकना क्यों जरूरी है। कल्पना कीजिए
आप एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी पीठ पर 50 किलो का बोझ है। क्या आप चढ़ पाएंगे? शायद कुछ कदम चल ले, लेकिन जल्द ही आपकी सांस फूल जाएगी और आप हार मान लेंगे। सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको हल्का होना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है, इस बोझ को उतारे कैसे? यह कहना आसान है पर करना मुश्किल। किताब इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती है। पहला है माफी, यानी कि फॉरगिवनेस। यह शायद सबसे शक्तिशाली टूल है। और यहां माफी सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं है, बल्कि सबसे पहले खुद के लिए है। हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को सालों तक कोसते रहते हैं। काश मैंने ऐसा ना किया होता, मुझे वो फैसला नहीं लेना चाहिए था। यह काश और अगर का खेल हमें एक पिंजरे में कैद कर देता है। लेखिका कहती है कि उस वक्त आपके पास जो जानकारी और समझ थी, आपने उसके हिसाब से सबसे अच्छा फैसला लिया। अब आप बदल चुके हैं, आप ज्यादा समझदार हैं। तो उस पुराने आप को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। उसे बताएं कि इट्स ओके, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। इसी तरह उन लोगों को भी माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। माफी उनके लिए नहीं, आपके लिए है। जब आप किसी के प्रति नफरत या गुस्सा पालते हैं तो आप जहर खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरेगा। माफी उस जहर को आपके सिस्टम से बाहर निकाल देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके किए को सही ठहरा रहे हैं या उन्हें अपनी जिंदगी में वापस आने दे रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप उनकी वजह से अपने मन की शांति को बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है सबक सीखना। हर बुरा अनुभव, हर नाकामी अपने साथ एक कीमती सबक लेकर आती है। जब आप अतीत को सिर्फ एक दर्दनाक घटना की तरह देखने की बजाय एक शिक्षक की तरह देखते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। खुद से पूछिए, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? इसने मुझे अपने बारे में क्या बताया? इसने मुझे रिश्तों के बारे में क्या सिखाया? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो आप उस अनुभव से दर्द नहीं बल्कि ज्ञान निकालते हैं और यही ज्ञान आपके भविष्य की नींव को मजबूत बनाता है। अतीत को जाने देना एक प्रक्रिया है। यह एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन जब आप माफी और सबक सीखने का चुनाव करते हैं तो आपकी पीठ का बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का होता जाता है, जब तक कि एक दिन आप पूरी तरह से आजाद महसूस नहीं करते। भाग 3, नए आप का ब्लूप्रिंट, अपने भविष्य को डिजाइन करना। अब जब आपने मलबा साफ कर दिया है और अतीत का बोझ उतार दिया है तो जमीन खाली है। अब समय है एक नई इमारत का नक्शा बनाने का, एक नए आप का ब्लूप्रिंट तैयार करने का। लेखिका कहती हैं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बस जीते चले जाते हैं बिना किसी इरादे के। वे परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, लेकिन पुनर्निर्माण एक सचेत प्रक्रिया है। यह एक्सीडेंट से नहीं, डिजाइन से होता है। यह तो सवाल है कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। यह सवाल बहुत बड़ा और डरावना लग सकता है, लेकिन किताब इसे आसान बनाती है। पहला कदम है अपने मूल मूल्यों, कोर वैल्यूज को पहचानना। आपके लिए जीवन में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? ईमानदारी, करुणा, अनुशासन, आजादी, साहस या ज्ञान? 5 या 6 ऐसे शब्द लिखिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये आपके जीवन का कंपास है। भविष्य में आप जो भी फैसला लेंगे, जो भी आदत अपनाएंगे, वो इन मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। जब आप अपने मूल्यों के साथ जीते हैं तो जिंदगी में एक स्पष्टता और शांति आती है। दूसरा कदम है विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद कीजिए और भविष्य के आपकी कल्पना कीजिए। आज से 1 साल बाद, 5 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं? आप क्या कर रहे होंगे? आप कैसे दिख रहे होंगे? आप कैसा महसूस कर रहे होंगे? इसे सिर्फ सोचने तक सीमित मत रखिए, इसे महसूस कीजिए। उस आत्मविश्वास को, उस खुशी को, उस संतुष्टि को महसूस कीजिए। यह तकनीक आपके दिमाग को यह विश्वास दिलाती है कि यह भविष्य संभव है और आपका दिमाग फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तीसरा कदम है छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाना। एक बार जब आपको पता चल गया कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तो अब वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनानी होगी। बड़े लक्ष्य जैसे मुझे सफल बनना है या मुझे खुश रहना है बहुत अस्पष्ट होते हैं। किताब कहती है
कि अपने लक्ष्यों को स्मार्ट बनाइए। एस से स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, मुझे फिट होना है की जगह मुझे हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट के लिए दौड़ना है। एम मतलब मेजरेबल, मापने योग्य, मुझे 2 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है। ए मतलब अचीवेबल, प्राप्त, लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। आर रेलेवेंट, प्रासंगिक, क्या यह लक्ष्य आपके मूल्य से मेल खाता है। टी मतलब टाइम बाउंड, समय सीमा, हर लक्ष्य के लिए एक डेडलाइन तय करें। जब आप बड़े विजन को छोटे छोटे एक्शन लेने योग्य कदम में तोड़ देते हैं तो सफर आसान और कम डरावना लगता है। हर बार जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह ब्लूप्रिंट आपका रोड मैप है। यह आपको बताएगा कि आपको किस दिशा में जाना है ताकि आप भटके नहीं। भाग 4, निर्माण के औजार, एक्शन लेने का समय। ब्लूप्रिंट तैयार है, अब बारी है निर्माण कार्य शुरू करने की। रिबिल्ड योरसेल्फ हमें कुछ शक्तिशाली औजार देती है जिनका इस्तेमाल करके हम अपने नए स्व का निर्माण कर सकते हैं। औजार नंबर 1, मानसिकता की शक्ति, द पावर ऑफ माइंडसेट। लेखिका कहती हैं, आपका सबसे बड़ा निर्माण स्थल आपका दिमाग है। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आपका दिमाग नकारात्मक, शक और डर से भरा है तो आप कभी भी एक मजबूत और सकारात्मक जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। आपको एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। इसका मतलब है कि यह मानना कि आपकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता पत्थर की लकीर नहीं, उन्हें मेहनत और सीखने से बढ़ाया जा सकता है। जब आप असफल होते हैं तो आप यह नहीं सोचते कि मैं नाकाबिल हूं, आप सोचते हैं कि इस अनुभव से मैं क्या सीख रहा हूं। आप मैं यह नहीं कर सकता कहने की बजाय कहते हैं, मैं इसे करने का तरीका सीखने की कोशिश करूंगा। अपने माइंडसेट को बदलने के लिए किताब कुछ तकनीकें बताती है। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं काबिल हूं, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत हूं, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दिमाग का फोकस उन चीजों से हटाकर जो आपके पास नहीं है, उन चीजों पर लाता है जो आपके पास है। यह तुरंत आपकी ऊर्जा और दृष्टिकोण को बदल देता है। नकारात्मक आत्मचर्चा की चुनौती दें। चैलेंज नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे रोकें और खुद से पूछें, क्या यह सच है? इसका क्या सबूत है? अक्सर आप पाएंगे कि आपके डर और शक निराधार हैं। औजार नंबर 2, आदतों का जादू, द मैजिक ऑफ हैबिट्स। आपकी जिंदगी आपकी आदतों का कुल योग है। आप जो हर दिन करते हैं वही तय करता है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। पुनर्निर्माण का मतलब है पुरानी विनाशकारी आदतों को नई रचनात्मक आदतों से बदलना। लेखिका एटॉमिक हैबिट से कॉन्सेप्ट से प्रेरणा लेती हैं, यानी छोटी छोटी आदतें डालें। अगर आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो हर दिन 50 पेज पढ़ने का लक्ष्य ना बनाएं, बस 1 पेज पढ़ने का लक्ष्य बनाएं। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो 1 घंटे जिम जाने का लक्ष्य ना बनाएं, बस 10 मिनट की वॉक का लक्ष्य बनाएं। जब लक्ष्य बहुत छोटा होता है तो उसे शुरू करने में आलस नहीं आता है, और एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो गति अपने आप बन जाती है। निरंतरता तीव्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। हर दिन 1% बेहतर होना साल के अंत में आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। अपनी अच्छी आदतों को आसान और आकर्षक बनाएं। अपने जिम के कपड़े रात में ही निकाल कर रख दें। अपनी किताब को अपने बिस्तर के पास रखें। अपनी बुरी आदतों को मुश्किल और अनाकर्षक बनाएं। अगर आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं तो उन ऐप्स को अपने फोन की होम स्क्रीन को हटा दें। औजार नंबर 3, अटूट आत्मविश्वास का निर्माण, बिल्ड अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ आप पैदा होते हैं। यह एक स्किल है जिसे बनाया जाता है, कमाया जाता है। टूटा हुआ इंसान अक्सर अपना आत्मविश्वास खो देता है। इसे वापस कैसे पाया जाए?
छोटी जीतें हासिल करें। अचीव स्मॉल विंस। जैसा कि हमने आदतों में बात की, जब आप हर दिन अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि हां, मैं यह कर सकता हूं। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास के बैंक अकाउंट में एक छोटा सा डिपॉजिट होती है। धीरे धीरे यह अकाउंट भरता जाता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आत्मविश्वास वहां बढ़ता है जहां आपका डर खत्म होता है। हर दिन एक ऐसा काम करें जिससे आपको थोड़ा डर लगता हो। किसी अजनबी से बात करना, प्रेजेंटेशन में सवाल पूछना, कोई नई स्किल सीखना। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपका डर छोटा होता जाता है और आपका आत्मविश्वास बड़ा होता जाता है। अपने शरीर की भाषा बदलें। चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। सीधे खड़े हों, कंधे पीछे रखें, नजरें मिलाकर बात करें और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखें। जब आप आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यवहार करते हैं तो आपका दिमाग भी वैसा ही महसूस करने लगता है। ज्ञान और कौशल अर्जित करें। एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स। जिस भी क्षेत्र में आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है उसके बारे में सीखें, किताबें पढ़ें, कोर्स करें, अभ्यास करें। योग्यता आत्मविश्वास को जन्म देती है। औजार नंबर 4, अपने सर्कल को चुनें। चूज योर सर्कल। लेखिका एक बहुत महत्वपूर्ण बात करती हैं। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में आपके आसपास के लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हर वक्त शिकायतें करते हैं, जो आपको नीचे खींचते हैं, जो आपके सपनों पर हंसते हैं, तो आप कभी भी खुद को पुनर्निर्मित नहीं कर सकते। वे उस गीली सीमेंट की तरह हैं जो आपकी नींव को कभी सूखने ही नहीं देगी। आपको अपनी जिंदगी के विषाक्त यानी टॉक्सिक लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना होगा। यह मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वे करीबी दोस्त या रिश्तेदार हों, लेकिन आपको अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी होगी। इसके साथ ही आपको ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में लाना होगा जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपकी जीत पर खुश होते हैं और आपकी हार पर आपको उठाते हैं। एक ऐसा मेंटोर या दोस्त ढूंढें जो पहले से ही उस रास्ते पर चल चुका हो जिस पर आप चलना चाहते हैं। आपका वातावरण आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाएं और आपका विकास लगभग निश्चित हो जाएगा। भाग 5, पुनर्निर्मित जीवन जीना। यह एक मंजिल नहीं, सफर है। किताब का अंतिम भाग हमें याद दिलाता है कि खुद को पुनर्निर्मित करना कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं जो खत्म हो जाए। यह एक जीवन शैली है, एक सतत प्रक्रिया है। नई इमारत बनाने के बाद उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। आपको समय समय पर उसकी मरम्मत करनी होगी, उसे साफ सुथरा रखना होगा, उसे और बेहतर बनाना होगा। आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर को प्राथमिकता बनाएं। इसका मतलब सिर्फ स्पा जाना या छुट्टी पर जाना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन ऐसे चुनाव करना जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। शारीरिक देखभाल, पर्याप्त नींद लें यानी कि 7-8 घंटे, पौष्टिक भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। आपका शरीर वह वाहन है जो आपके सपनों को लेकर चलेगा, इसका ख्याल रखें। मानसिक देखभाल, ध्यान करना, प्रकृति में समय बिताएं, अपने शौक के लिए समय निकालें, अपने दिमाग को भी आराम दें। भावनात्मक देखभाल, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें। स्वस्थ सीमाएं यानी हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं, ना कहना सीखें जब आपको जरूरत हो। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। अक्सर हम अपने बड़े लक्ष्य पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि हम यह देखना भूल जाते हैं कि हम कितना आगे आ चुके हैं। समय समय पर रुकें और अपनी छोटी बड़ी जीतों का जश्न मनाएं। खुद को शाबाशी दें, यह आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। लचीले बने। पुनर्निर्माण के रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, आप फिर से गलतियां करेंगे, आप फिर से निराश होंगे, यह सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी जल्दी वापस उठ खड़े होते हैं। हर झटके को एक सीख के रूप में देखें, एक अंत के रूप में नहीं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी प्रतिंद्या रुमडे की किताब रिबिल्ड योरसेल्फ की विस्तृत समरी। यह किताब हमें बताती है कि टूटना अंत नहीं, बल्कि यह एक नई और बेहतर शुरुआत का मौका हो सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि
कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, बल्कि हम अपने भविष्य के निर्माता हैं। सफर आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा, हिम्मत लगेगी, बहुत सारी मेहनत लगेगी, लेकिन हर एक कदम चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको आपके उस संस्करण के करीब ले जाएगा जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। यह किताब हमें एक शक्तिशाली संदेश देती है। आपके अंदर वो शक्ति है जो आप अपने बिखरे हुए टुकड़ों को उठाकर उनसे एक ऐसी कलाकृति में बदल सकते हैं जो ना केवल सुंदर हो बल्कि अटूट भी हो। आपको बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। तो आज अभी इसी पल यह फैसला लीजिए कि आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे। आप खुद को फिर से बनाएंगे। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और इसने आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस समरी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप अगली समरी किस किताब पर चाहते हैं, यह भी हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप इंस्पायरो बुक्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भविष्य में आने वाली कोई भी ज्ञानवर्धक बुक समरी को मिस ना करें।